अब सोलर के बारे में भी ये कह रहे हैं जी कि जो 30-40 ख़ानदान बताए जाते हैं ये जो बिजली वाले हैं, अब वो नेट मीटरिंग वापस करवा रहे हैं। तो सर क्या कहते हैं, तन की और मन की सर की बाजी लगा देती है हमारी रियासत उनके प्रॉफिट्स को बचाने के लिए। तो ये कनाइमस क्या है? देखिए, जैसे मैं कर रहा था कि जब रियासत के ऊपर बिजनेसमैन लोग जो है वो काबज़ हो जाते हैं और उन्हें हुकूमत मिल जाती है, तो ये तो बहुत पहले प्लाटो ने कहा था कि जो रियासत की तबाही का आगाज़ वक़्त शुरू होता है जब वो बिजनेसमैन जो लालची हों वो रियासत के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। अब इस वक़्त सियासी कंट्रोल जो है वो ज़ाहिर इन लोगों के हाथ में होता है और वो भी हर तरह की चीज़ें करते हैं। और आप देखिए कि दूसरी तरफ वो बेजा टैक्सेस भी लोगों पे लगाए जा रहे हैं, मगर आप देखेंगे शुगर का सारा टैक्स पास ऑन आम लोगों पे होता है, चीज़ें महंगी से महंगी होती चली जाती हैं। इसी तरह आप जिस भी कमोडिटी को उठाएँगे, मेन कमोडिटी पे सब पे कब्ज़ा इन्हीं लोगों का है और उसमें बेचारे ना किसान को कुछ मिलता है और ना सार्फिन को सही कीमत मिलती है, ना वो सही मार्केट्स बनाना चाहते हैं ताकि होर्डिंग की पावर भी उनके पास रहे, बेचने की पावर भी उनके पास रहे और वो जब चाहें कीमतों के उतराव चढ़ाव से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं हवाले से मैं एक सियासी लीडर से बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो मैंने कहा यार ये किस तरह, पुराना दौर था, मैं कहा यार ये किस तरह आज़म करेंगे, वो कहते नहीं इस मुल्क में कुछ नहीं होता। नो, ये तासुर पुख्ता हो गया है कि दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग और कोई लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो उन्हें चेक करें। इज दैट राइट? जी बिल्कुल सही। आपने देखा कि एक ज़माने में कंपटीशन कमीशन ने जब कार्टल्स के खिलाफ जुर्माने किए और रिपोर्ट्स आई तो सबको हटा दिया गया। बहुत अरसा उस अदारे को बिल्कुल बेबस करके रख दिया गया। उसके अंदर कोई मेंबर लीगल ही नहीं था, कोई उनका ट्रिब्यूनल नहीं चल पा रहा था और सब आपने देखा कोर्ट्स ने भी स्टे दे दी उसके अगेंस्ट। अब इतने सालों से तो उनके फैसले नहीं हुए आज तक। कोई ना कोई टेक्निकल बहाना बनाकर कुछ ना कुछ कानूनी मुंशगाफियां लगाकर। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत जो है वो पहले हौसला अफजाई करती रही सोलर नेट मीटरिंग की, अब जो है वो ग्रास मीटरिंग पर आ रही है। इससे तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, सोलर जो है वो खत्म हो जाएगा, सोलर की हौसला शिकनी होगी और वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी और बिजली फिर दोबारा जो है उसी तरह महंगे दामों लोगों को लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। मैं आज ही देख रहा था कि चाइना ने समंदर के अंदर इतनी वसी पैमाने के ऊपर उन्होंने जो है वो हवापन बिजली इतना ज़बरदस्त किस्म का मंसूबा बनाया है जो बिल्कुल क्लीन एनर्जी के लिए, दुनिया फिर क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है सारा कुछ। और हम थोड़ा बहुत जो क्लीन एनर्जी के लिए लोगों ने अपनी एफर्ट से लगाया भी था उसको भी डिनाई कर रहे हैं और लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। और उसी तरह फॉसिल फ्यूल्स पे एक तरफ तो आपने अभी देखा कि ₹2.5 उन्होंने हम के ऊपर क्लाइमेट के नाम के ऊपर सरचार्ज लगा दिया है पेट्रोलियम के साथ, और साथ ही ये हरकतें की जा रही हैं कि फॉसिल फ्यूल को दोबारा से प्रमोट किया जा रहा है और क्लीन एनर्जी को डिस्करेज किया जा रहा है। तो ये चीज जाहिर है सर, जब ऐसी पॉलिसीज होंगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ती है और लोग फिर जो है वो इलीगल तरीके से बैरून मुल्क जाते हैं, मुल्क छोड़ते हैं, जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और ये इतना बड़ा काला धंधा है कि ये मंशियात के बाद दूसरा बड़ा काला धंधा है जो कि मुल्क में हो रहा है, पूरी दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसके जो रेशो है वो ज्यादा है। और ये कहा जाता है कि सालाना 82 अरब रुपए तक इससे जो है वो काला धन कमाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो पॉलिसीज हुकूमत की हैं वो इस तरफ ले जा रही हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जानिब? दूसरी जानिब हुकूमत कहती है इसको नहीं होना चाहिए, इसको खात्मा होना चाहिए, तो फिर ये कैसे होगा सर? देखिए, जो उसका रूट कॉज है उसकी तरफ तो तवज्जो नहीं है कि हम इतना बड़ा हमारा यूथ बल्ज है तो उसके लिए हम रोजगार ही पैदा नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्रियाँ जो थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा बजाय बढ़ने के बंद हो रही हैं। अभी परसों ही फैसलाबाद में पोस्ट बजट सेमिनार में मैं तकरीर कर रहा था, सब लोग आए और उन्होंने बताया कि यहाँ बड़े बड़े यूनिट्स बंद हो गए हैं और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि डिग्रियाँ लेकर भी लोगों को जॉब नहीं मिलती। अब अगर ये हालत हो जाएगी तो जाहिर है फिर लोग कोई ना कोई तरीका तो निकालेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपकी बहुत गहरी तहकीक थी, आपकी बड़ी तहकीक थी, आपने इस मुल्क में अंदाज़ा लगाया था ड्रग्स के ज़रिए, आपकी बुक भी थी और अखबारों में भी आए आपके आर्टिकल। ये कितनी बड़ी मैशियत है जो जुड़ी हुई है इस सारे काले धंधे से, और हमारी GDP और इसकी रेशो क्या है? देखिए काई साहब, ये तो हर साल बढ़ते बढ़ते अब इतनी बढ़ चुकी है जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं
वो तो मैंने थोड़ा सा 9/11 से पहले लिखी थी और बताया था कि ऑर्गेनाइज क्राइम में पाकिस्तान की जो मीशत है उसके बढ़ने की तरह इस तरह ज़्यादा है कि किसी को अंदाज़ा नहीं है कि एक तरफ तो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है जिसमें चलिए वो तो ज़्यादा इलीगल ना हो, उसमें टैक्स शायद अदा ना हुआ, मगर जो हमारी ये क्रिमिनल किस्म की और ऑर्गेनाइज क्राइम से जो प्रॉफिट जन्म ले रहे हैं ये तो इतने बड़े हैं कि अभी मैं हालिया ही जो रिपोर्ट आई थी यूएस स्ट्रेटजी, आपको पता है नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स स्ट्रेटजी रिपोर्ट हर साल मार्च में शाया होती है, उसमें मैं देख रहा था कि पाकिस्तानियों का शेयर अब उन्होंने $5 बिलियन निकाला है। अब $5-6 बिलियन तो एनुअल वो इसमें कह रहे हैं कि इनके धंधे से बना रहे हैं। अब ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, हम तो IMF से $1 बिलियन के लिए मिन्नतें कर रहे होते हैं और दूसरे पास से इतना ह्यूज। लेकिन सर ये मंशियात के धंधे की बात हो रही है, मैं आपके सामने कुछ फिगर रखता हूं जो कि इंसानी स्मगलिंग के धंधे की हैं कि एक साल में 2,23,000 अफराद को समंदर पार कराया गया, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है। और इसमें इस धंधे में $7 अरब जो है वो कमाया जाता है और 2023 में 8,000 लोग इसमें मारे गए। पाकिस्तानी जो हैं वो भी 300 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसमें मारे गए और इस वक्त दुनिया में 20 करोड़ लोग जो हैं वो इस धंधे में और इस तरह जो है वो जो महाजरीन हैं वो बढ़े हुए हैं और हर साल 20,000 के करीब जो लोग पाकिस्तान से यूरोप जाते हैं। इस पर पाकिस्तान पर जो है वो इसका इम्पैक्ट क्या है और कितना मनफी इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका? कि बहुत ज़्यादा देखिए, एक तरफ तो हम अपने नौजवानों को खो रहे हैं, दूसरी तरफ ये इस बात का भी इजहार है कि अगर आप किसी बच्चे को 50-60 लाख रुपए देकर अपने बच्चे को भेजते हैं तो उसके आपको पता है चांसेस तो 1% से भी कम होते हैं, तो वो तो जिंदगी की बाजी शुरू में भेजते हुए हार गया होता है। मगर इतनी बड़ी रकम जो लोग खर्च करते हैं, डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि ना पैसे की कमी है ना हमारे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें 2-3 बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ी सराहत के साथ बलागत के साथ आपने हमें 3 इशूज़ पे जो है वो एनलाइटन किया। नाज़रीन, सवाल ये है कि ये मिसमैनेजमेंट और करप्शन के मामलात हैं, ये पसमानदगी सिर्फ इसी वजह से है कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। एक ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और बात करेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, जंग के साए क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ माशी बुरान जिसका हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब वकार हसन मुमताज़, दफ़ाई तजिया निगार। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये एक अभी हमने देखा ऊपर तले गज़ा में जंग जारी थी, ईरान की जंग, पाकिस्तान इंडिया की जंग, और अब फिर जो है ट्रंप साहब एक दो महाज खोल के बैठ गए हैं। एक तो वो कह रहे हैं जी हम ऐसे हथियार देंगे जो मॉस्को तक जाएं यूक्रेन को, और साथ ताइवान पे उन्होंने दूसरे मुल्कों की मदद मांग ली है। व्हाट इज दिस? आर दीज डाइंग किक्स या ये क्या फ्रेंजी है या पैनिक है ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका? जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली अभी जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं जो G7 लीड करती है और आगे अमेरिका है और उसमें 2 ऐड करने इंडिया और इजराइल, G7+2 मैं को कहती हूँ, दे आर नाउ वर्सेस द ग्लोबल साउथ। और मेरे ख्याल में आखिरी आप कह लें जोन में एंटर हो गए। जो डिसाइसिव लड़ाई होनी है या तो ये काउंटडाउन हो जाएंगे, बिकॉज देखें अभी जो पाकिस्तान और ईरान पे अटैक उसको जरूर इसमें कंसिडर करें, देन वी कम टू अदर थिएटर्स। ये बिल्कुल सीक्वेंस में था, इसमें रिजीम चेंज ऑपरेशन था दोनों मुल्कों के खिलाफ, और ये G7+2 जो है आई वुड से मोदी और जो नेतन्याहू जो गुंडे पाले दे वर यूज्ड बेसिकली टू डेंट द ग्लोबल साउथ। अगर खुदा न खास्ता इमेजिन करें कामयाब हुए थे दोनों आई थिंक थिएटर्स में, तो बड़ा नुकसान होना था ग्लोबल साउथ का, विच इज बीइंग लेड बाय चाइना एंड रशिया। अभी आ जाते हैं जो बाकी थिएटर्स हैं, उसमें डेफिनेटली रशिया को एंगेज किया गया है ईस्टर्न यूरोप में, और बड़े अरसे से आपने देखा चल रही है। एम यही था कि इकोनॉमिकली तबाह कर देंगे, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी इसकी, ऑयल एंड गैस को नहीं लेगा वगैरह वगैरह, उसको कट ऑफ कर देंगे स्विफ्ट सिस्टम से, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई। और लास्ट आई थिंक थिएटर रह गया अभी ताइवान का, जिसके लिए चाइना ने बड़े अरसे से तैयारी की, बिकॉज बेसिकली ये फॉर्मूसा था जिसको ताइवान बोलते हैं, दिस वाज पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना ने आई थिंक वन चाइना पॉलिसी बड़ी क्लियरली लोगों को मेंशन की हुई है, और आई थिंक उनका ये स्टांस है, दे विल नेवर लेट इट गो। द ओनली थिंग इज चाइना हैज वेटेड कि इकोनॉमिक पावर को बिल्ड अप करें, उसके बाद मिलिट्री पावर को, और इस लेवल पे ले जाएं कि बिल्कुल दूसरी साइड जो है ना खुद हथियार डाल दिए। संजू का भी असूल है कि लड़े बगैर जो है जंग जीतनी है। लेकिन अगर जो अमेरिकी सदर हैं उन्होंने खुलकर इत्तेहादियों से जो है मदद मांग ली है चाइना के खिलाफ, तो क्या अमेरिका चाइना के साथ जंग चाहता है?
ये मैंने वही बताया कि बेसिकली जिस तरह आई थिंक ये मेंशन हुआ इंट्रोडक्शन में कि ये आई वुड से कि लास्ट एफर्ट्स हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रही है किस तरीके से ग्लोबल साउथ का जो जिन है उसको काबू किया जाए। बिकॉज अगर आप दूसरी तरफ देखें इकोनॉमिकली बड़ी बुरी हालत है G7 की। कर्जे अगर आप देख लें टॉप 10 की, तो आप यू विल बी सरप्राइज कि कौन कौन है इसमें मकरूज है। तो हमें बेसिकली कहते हैं $36 ट्रिलियन का सिर्फ अमेरिका पे कर्जा है। तो ये एक लास्ट डिच एफर्ट हो सकती है, प्रोवोक करने की एफर्ट भी हो सकती है। बट आई थिंक चाइना एक तो मिलिट्री पावर लेवल पे भी ले गया, आपने देखा है उनका जो इक्विपमेंट है जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, और अभी बहुत सारी चीजें पीछे हैं। उनका भी जो नई ड्रोन पावर आ रही है, उनके डीएफ सिस्टम है। तो ताइवान टेक्निकली इफ दे वांट दे कैन गेट इट इन 48 आवर्स मेरे ख्याल में, अगर वो कोशिश करें। लेकिन दे विल अवॉइड, बिकॉज अल्टीमेटली तो चाइनीज लोग ही हैं दूसरी तरफ, तो वो कोशिश करेंगे। ये प्रोवोक करने की एक एफर्ट हो सकती है, सेबर रैटलिंग भी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि अलाइज में तो क्वाड में इंडिया भी था ना। तो अगर ऑस्ट्रेलिया और लेट्स से जापान को पूछा, वो तो हमें पता है, या ऑकस है। भाई भारत से पूछे ना मोदी साहब से कि आपका क्या मूड है, आपको खड़ा किया था काइंड ऑफ पैसिफिक में, क्या आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो आई थिंक दिस इज देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया आल्सो। ब्रिक्स में भी आपने देखा है, एससीओ में बातचीत हो रही है कि भारत इज अ ट्रोजन हॉर्स। लेकिन सर अगर ये जंग छिड़ जाती है, अगर अमेरिका जो है वो इत्तेहादियों से मदद मांग लेता है और इत्तेहादी उसकी मदद करते हैं और जंग छिड़ जाती है, तो फिर क्या चीन सरप्राइज दे सकता है पूरी दुनिया को? जी बिल्कुल। देखें अभी इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पॉट हिटर और कर्नल मैकग्रेगर का वो था एनालिसिस कि जब इजराइल पे ईरान ने हमला किया मिसाइलों से, तो इंडो पैसिफिक की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो यहाँ पे लाई जाए। एजिस सिस्टम है बड़ा मशहूर, उनका नेवल बेस्ड है। कहते हैं वो 25% डिप्लीट हो गया था 12 दिनों में। तो आप समझते हैं कि ताइवान की लड़ाई में चाइना सरप्राइज नहीं करेगा। देखें अगर उसका चाइना की दो बड़ी कमांड जिसको डील करती है, एक ईस्टर्न कमांड है जो नैनिंग से ऑपरेट करती है, जो सदर्न कमांड है जो गुआंगडोंग से करती है।